वेलकम टू ऑल ऑन अ उपलब्धि प्लेटफॉर्म। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द एग्जामिनेशन ऑफ CSIR नेट स्पेशली। चूंकि आपका अभी एग्जाम होने वाला है और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके जाएं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर में 2025, 23 और 22 के क्वेश्चंस जो कि हम इकोलॉजी बेस्ड सॉल्व कर रहे हैं। वैसे तो इकोलॉजी एक जनरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पर CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ग्राफिकल क्वेश्चंस, टेबुलेटेड क्वेश्चंस, इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर भी फोकस होता है। और ये जो एग्जाम है आपका साइंटिफिक स्किल डिटेक्ट करता है, रिसर्च एप्टीट्यूड देखता है, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस के पैटर्न में आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व करें। तो हमको ये चीजें कैसे आएंगी, तो हमको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो कि लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख कर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता CSIR में, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट हो जाता है, या फिर उन टॉपिक्स पे जिसमें प्रीवियसली पूछा गया है उन्हीं टॉपिक को कभी कभी फोकस कर लिया जाता है। सो लेट वी स्टार्ट। इकोलॉजी में सबसे पहले तो हम देखें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम में, या वैसे तो आप सिलेबस थ्रू आउट ईयर पढ़ते हो, लेकिन किन टॉपिक्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि CSIR में ये टॉपिक्स बहुत हाईलाइटेड है और इन्हीं से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ यहाँ पर आपका इकोलॉजी में, तो सबसे पहला है आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जैसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है आपका डाइवर्सिटी इंडाइसेस, मतलब डाइवर्सिटी बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, इंडेक्सेस आते हैं इसमें। शिम्पसन इंडेक्स हो गया, शेनॉन इंडेक्स हो गया, जिसपे क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कम्युनिटी स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी में बहुत सारे स्टेबलाइजेशन ग्राफ होते हैं, जैसे कि डायरेक्शनल, स्टेबलाइज्ड और डिस्ट्रप्टिव टाइप के जो ग्राफ हैं आपके, वो भी आपको एक रिवीजन लगाने की जरूरत है। इसके अलावा है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। स्पेसिएशन और इसके टाइप्स, जैसे कि सिम्पेट्रिक, पैरापेट्रिक, ये जितने भी टाइप है ना, और इनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या तरीका होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। सर्वाइवरशिप का सारे फर्स्ट सेकेंड में कौन कौन आते हैं, थर्ड में कौन कौन आते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर फोकस्ड टॉपिक है। इसके अलावा आइलैंड बायोजियोग्राफी, गेलापागोस आइलैंड का जो हम स्टडी करते हैं, इसके अलावा एज एट्रीब्यूट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इकोलॉजी में कुछ कवर किया हो ना किया हो, लेकिन इन टॉपिक्स को जरूर आप देख कर जाएंगे, ठीक है। आज का जो हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब कुछ एक क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जहां स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि ग्राफ कैसे कैलकुलेट कैसे देखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, या टैबुलेटेड फॉर्म में अगर कोई डेटा दिया है तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए। उसी चीज को देखते हुए आज का जो टॉपिक मैंने कवर किया है वो क्या है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, डाइवर्सिटी इंडाइसेस, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप और इकोलॉजिकल सक्सेशन। इन बेसिक टॉपिक पर बेस्ड हम टैबुलेटेड, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप लोगों को इन चीजों को देख लेना है, रिवाइज कर लेना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये आपका CSIR का 2022 का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन साइज। आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन साइज के बीच में, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में 4 ग्राफ दिए, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इन ग्राफ में क्या यूज हुआ है, तो इन ग्राफ में इस एक्सिस पर dn/dt सभी में, और इस एक्सिस पर k/2 टर्म जनरली यूज हुआ है। तो सबसे पहले तो हम समझे कि पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन साइज, मतलब इन शॉर्ट पॉपुलेशन डायनामिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम समझे कि ये सब है क्या और इनका क्या रिलेशन है। तो मैं यहाँ इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि जो पॉपुलेशन डायनामिक्स होता है ना, पॉपुलेशन डायनामिक्स में 2 ग्रोथ कर्व पढ़ते हैं हम लोग,
एक हम पढ़ते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, क्या होता है जब हम कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना, तो क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म बहुत कंटिन्यूअसली ग्रो करता है और एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है। तो उसका ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर होता है एन एक एक्सिस पर और एक एक्सिस पर होता है टाइम। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली कितने देर में इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस हुआ। तो अगर हम इसका ग्राफिकल स्टडी देखें तो जैसे जैसे आप न्यूट्रिशन देते जाओगे तो इनिशियली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने में लगता है टाइम, ठीक है, पर एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट के बाद जब ऑर्गेनिज्म अडाप्ट हो जाता है तो वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। जितना आप न्यूट्रिशन दोगे, जितना रिसोर्सेज दोगे, वो कंटिन्यूअस ग्रो करेगा। तो ये ग्राफ बताता है आपका जे शेप्ड कर्व। क्या बताता है, जे शेप्ड कर्व। और ये जे शेप्ड कर्व ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, जैसे जैसे न्यूट्रिशन दोगे वैसे वैसा ग्रोथ हो। अगर हम टाइम के हिसाब से इंडिविजुअल्स में चेंज देखें तो इसको लिखते हैं डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टाइम में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या चेंज आया। तो ये होता है आपका आर इंटू एन, मतलब आर बताता है आपका ग्रोथ रेट और एन बताता है आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कि इतनी ग्रोथ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हुए। ठीक है, तो इस dn बाई dt को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dn बाई dt। ठीक है, इसके अलावा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल ऑर्गेनिजम्स, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में क्या होता है, लिमिटेड सोर्सेस होते हैं, लिमिटेड न्यूट्रिशन होता है। और जब लिमिटेड न्यूट्रिशन होता है तो ऑर्गेनिज्म शुरू में ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, विच इज यहाँ पे है एन, यहाँ पे टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना स्टार्ट करता है, टाइम लगता है उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से सेटल होने में, फिर धीरे धीरे वो अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट करता है और एक पॉइंट पर अगर न्यूट्रिशन खत्म हो गया तो वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक तरफ है आपकी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एक तरफ है टाइम, और वो पॉइंट जहां पर न्यूट्रिशनल स्टेबिलिटी लगभग लगभग कंप्लीट होगी तो यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो कंपटीशन की वजह से ये ग्राफ ना ऊपर जा पाता है ना नीचे। अगर हाँ न्यूट्रिशन खत्म हो गया तो फिर ये ग्राफ बाद में डिक्लाइन जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है, इसको अगर मैं देखूं तो टाइम के हिसाब से ग्रोथ में कितना चेंज आया, है ना, ये हमको देखना है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में कितना चेंज आया या फिर ग्रोथ रेट क्या रहा। तो dn बाई dt की अगर मैं बात करूं तो शुरू में तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिल्कुल कम होता है, टाइम के हिसाब से ग्रोथ होती नहीं, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इंडिविजुअल की बात करें तो कोई ग्रोथ नहीं होती एट द इनिशियल पॉइंट। एक पॉइंट पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करने लगते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन अवेलेबल है, और जहां न्यूट्रिशन खत्म होने लगता है वहां पर भी टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रोथ रेट बिल्कुल जीरो हो जाता है। वो पॉइंट जहां पर इंडिविजुअल और ग्रो नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं कैरेन कैपेसिटी। ठीक है, तो कैरेन कैपेसिटी में dn बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यहां पर भी आपका शुरुआत में dn बाई dt की वैल्यू हो जाती है जीरो। ठीक है, अब हम बात करें जहां एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा था, तो जहां पर ऑर्गेनिज्म एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है तो इसका एक ग्राफ अगर हम बनाए ऐसा, है ना, तो ये वैल्यू होती है कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी का हाफ वैल्यू होता है जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ होती है। ओके, तो कैरिंग कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में dn बाई dt की वैल्यू यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और इसका जो हाफ ऑफ द k है उस पर होता है मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा होते हैं। अब आते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन पर। ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन पर जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन साइज पर बात करनी है। ठीक है, अब ये जो आपके चारों ग्राफ है ये दिए हैं dn बाई dt, और इधर जो वैल्यू दी है वो है आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये dn बाई dt मतलब टाइम के हिसाब से इंडिविजुअल में कितनी ग्रोथ हुई। ठीक है,
दूसरा, इस एक्सिस पर दिया है आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सब जगह नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिए, ठीक है। तो अगर हम dn बाई dt की वैल्यू देखें तो dn बाई dt की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, तो मैक्सिमम होती है k बाई 2 पर, मतलब हाफ ऑफ द कैरन कैपेसिटी शोज मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ इन द रेस्पेक्ट ऑफ dn बाई dt। तो सबसे पहले तो हमको वो ग्राफ देखना पड़ेगा जिसमें k बाई 2 की वैल्यू मैक्सिमम। तो देखो फर्स्ट वैल्यू देखो dn बाई dt के रेस्पेक्ट में k2 यहाँ दिया है, ये k2 की वैल्यू, तो dn बाई dt के रेस्पेक्ट में ये तो जीरो वैल्यू हो गई, मतलब इस हिसाब से देखें तो जीरो है, तो k बाई 2 की वैल्यू तो जीरो है यहाँ पे, ठीक है। dn बाई dt के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बात करें अगर, तो हाफ ऑफ द k2 इज शो द मैक्सिमम एक्टिविटी, है ना। ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम और यहाँ पर डाउन हो गया, तो मतलब k बाई 2 जो दे रहा है वो पूरे ग्राफ में मैक्सिमम एक्टिविटी दे रहा है। ओके, थर्ड ग्राफ देख लेते हैं। dn बाई dt में k बाई 2 मैक्सिमम एक्टिविटी दे रहा है, पर उसके बाद ग्राफ कांस्टेंट हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। dn बाई dt शुरू और लास्ट में 0 0 वैल्यू देता है, जैसे कि हमने ग्राफ में देखा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, k बाई 2 की वैल्यू के बाद वैल्यू कांस्टेंट कर दी, तो k बाई 2 मैक्सिमम इज ओके, पर इसके बाद ग्राफ कांस्टेंट हो गया, मतलब k बाई 2 की वैल्यू बढ़ती ही चली गई। तो ऐसा नहीं होता, k बाई 2 की वैल्यू डाउन होती है, ठीक है। और ये जो लास्ट ग्राफ है dn बाई dt में k की वैल्यू दे दी विच इज कैरन कैपेसिटी, ठीक है। तो कुल मिला के कैरन कैपेसिटी सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करती मैक्सिमम ग्रोथ पैटर्न को, ठीक है। अब इस ग्राफ में बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम जनरली ग्राफ तो ऐसे ही बनता है अपना, यहाँ एस लॉग शुरू होता है ऐसा और फिर ऐसा बनता है, और ये आपकी कैरन कैपेसिटी होती है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों ग्राफ आपके सही है जनरली। पर ये वाला जो ग्राफ आपका बनता है ना, उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और टाइम के बीच में ये ग्राफ है, ठीक है। आपको यहाँ जो ग्राफ पूछा था वो पूछा था dn बाई dt के रेस्पेक्ट में, तो dn बाई dt के रेस्पेक्ट में इनिशियल वैल्यूज 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू k बाई 2 पर ही होती है, इसलिए सेकेंड वन इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन साइज, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्पीशीज रिचनेस कैन बी मेजर्ड विथ, स्पीशीज रिचनेस को कैसे मेजर किया जाता है, ये है आपका CSIR 2022 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले अबंडेंस ऑफ स्पीशीज, पहला स्टेटमेंट है अबंडेंस ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, नंबर एंड अबंडेंस ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, नंबर एंड नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, और डेंसिटी ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया। तो सबसे पहले तो हम समझे कि स्पीशीज रिचनेस क्या होता है, ओके। तो मैंने यहाँ पर एक जनरल स्टडी दिया है जिसमें ना हम 2-3 पॉइंट को समझेंगे कि स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम समझ रहे हैं स्पीशीज रिचनेस, जैसे कोई एक फॉरेस्ट है जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज है, कौन कौन सी, बर्ड है, मैमल्स हैं और इंसेक्ट है। बर्ड की कितनी, तो 5 स्पीशीज, मैमल्स की 3 स्पीशीज और इंसेक्ट की 7 स्पीशीज। टोटल हमारे पास 3 स्पीशीज है, पर उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इतने हैं, तो सबका टोटल जो होता है वो कहा जाता है स्पीशीज रिचनेस। मतलब किसी भी एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं ये बताता है कि स्पीशीज रिचनेस कितनी है, ठीक है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम जनरली पढ़ते हैं विच इज इवननेस, जैसे कोई ग्रासलैंड है जहां पर 3 स्पीशीज है A, B और C, और तीनों ही इक्वल नंबर में डिवाइडेड है, मतलब 100 प्लांट इसके, 100 इसके, 100 इसके। तो जब कोई स्पीशीज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो वहां की इवननेस हाई होती है। सिमिलरली अगर कोई स्पीशीज A, B, C और इनके नंबर इतने वेरिएबल है, एक 250 है, एक 30 है, एक 20 लाइक, है ना, तो इन स्पीशीज में हर स्पीशीज की इवननेस इक्वल नहीं है। तो जब इवननेस इक्वल नहीं होती है तो वहां की इवननेस क्या कही जाएगी, लो इवननेस कही जाएगी। और लो इवननेस का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इवननेस लो है तो इसका मतलब है कि उस एरिया में कोई एक स्पीशीज हाई नंबर में नहीं होगी,
तो वो स्पीशीज जो हाई नंबर में मिलती है उसको बोलते हैं वहां की डोमिनेंट स्पीशीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवननेस, ये हो गया आपका स्पीशीज रिचनेस। इन दोनों का रिलेशन होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी से। अब डाइवर्सिटी क्या होता है, तो रिचनेस और इवननेस को मिला दो तो बन जाता है आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर 5 स्पीशीज है और हर स्पीशीज के 50-50 ट्री है, तो स्पीशीज कितनी हुई 5, और हर स्पीशीज के इक्वल नंबर है, तो वहां पर रिचनेस भी हाई है और इवननेस भी हाई है। इसके अदर एस्पेक्ट में हम देखें तो जैसे ट्री है और उसकी 5 स्पीशीज है, ठीक है, और एक स्पीशीज के 250 नंबर है, बाकी सब 10-10 है, तो स्पीशीज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो रिचनेस इज हाई। पर अगर इवननेस लो हो जाए तो टोटल डाइवर्सिटी लो हो जाएगी। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीशीज रिचनेस के और स्पीशीज इवननेस के। हम बोल सकते हैं कि रिचनेस बढ़ेगी तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी, इवननेस बढ़ेगी तो डाइवर्सिटी भी बढ़ेगा। ओके, हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम 2 क्वेश्चंस में। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं जिसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन आपका प्रीवियस जो कि हमने देखा कि स्पीशीज रिचनेस पर बेस्ड था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था स्पीशीज रिचनेस कैन बी मेजर्ड। तो स्पीशीज रिचनेस का सीधा मतलब है जितनी नंबर ऑफ स्पीशीज उतनी रिचनेस। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया। इसी रिचनेस पर बेस्ड 2 इंडेक्स चलते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटीज को लेकर 2 इंडेक्सेस पढ़ते हैं, एक सिम्पसन और एक शेनॉन इंडेक्स। दोनों ही स्पीशीज डाइवर्सिटी पर बात करते हैं। ठीक है, इसमें से सिम्पसन इंडेक्स की बात करें तो ये आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब स्पेशली रिचनेस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक टैबुलेटेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हम पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर आंसर की तरफ। 4 different plant communities that consider of the number of species were taken up for species diversity study। क्या किया, 4 different plant species ली, 1 2 3 4। ठीक है, कम्युनिटी लिया, सेम नंबर ऑफ स्पीशीज है ना, सेम नंबर ऑफ स्पीशीज लिया। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट सम आउटकम। तो ये टेबल में आउटकम दिया है आपको सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू। क्या दिया है, सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू। तो ये जो सिम्पसन इंडेक्स होता है इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी है वो दी है रेसिप्रोकल, मतलब 1/d की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इस 1/d का स्पीशीज डाइवर्सिटी से क्या रिलेशन है, पहले तो हमको ये पता हो तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जनरली जितना 1/d होगा उतनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी। मतलब मैं बोल दूं कि ये 1/d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब 1/d की वैल्यू जितनी हाई होगी उसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी उतनी हाई होगी। ओके, इसमें एक और रिलेशन आपको ध्यान रखना कि जितनी डाइवर्सिटी हाई होगी उतनी ही स्पीशीज रिचनेस भी हाई होगी और स्पीशीज इवननेस भी हाई होगी। तो इस ग्राफ से हमको ये देखना है कि इन चारों प्लांट कम्युनिटी में से किसकी 1/d रेसिप्रोकल वैल्यू हाई है। ठीक है, और जिसकी डाइवर्सिटी ज्यादा हो उसकी रिचनेस और उसकी इवननेस भी ज्यादा हो। इसी चीज को देखते हुए हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये था बेसिक। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो आई थिंक बी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो बी की डाइवर्सिटी सबसे हाई। फिर उसके बाद आपका ए, पहले बी, फिर डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले बी की वैल्यू ज्यादा है, फिर है आपका ए की वैल्यू, देन योर डी, देन
सबसे कम है आपका सी। ये क्या है, तो ये वैल्यू के हिसाब से हमने लिख दिया है कि स्पीशीज अगर डाइवर्सिटी की मैं बात करूं तो ये इसकी सीक्वेंस होगा डाइवर्सिटी मेजरमेंट। हम देख लेते हैं क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इवननेस ऑफ कम्युनिटी। हम लोगों को कम्युनिटी की इवननेस के रिगार्डिंग बात करें। द इवननेस ऑफ ऑल 4 कम्युनिटी इज सेम। ये बोल रहे हैं कि सबकी इवननेस सेम होगी। दूसरा स्टेटमेंट, बी देन ए देन डी देन सी, मतलब बी ज्यादा फिर ए फिर डी सीक्वेंस। रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर इन इवननेस ऑफ द स्पीशीज। ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ए से सी की तरफ जाएंगे इवननेस कम होती चली जाएगी। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, सी डी ए एंड बी रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इवननेस। तो सीक्वेंस क्या दिया इन्होंने, सी देन डी देन ए देन बी, इनकी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इवननेस को लेकर। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट कंपेयर द इवननेस ऑफ द कम्युनिटी। मतलब ये बोल रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन को देखकर हम इवननेस नहीं बता सकते। तो जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है, इवननेस और डाइवर्सिटी का रिलेशन है, तो इसलिए ये जो आपका ये जो सीक्वेंस दिया है वो ऑब्वियसली कैसे दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, क्योंकि हमने कैसे बनाया था, बी का डाइवर्सिटी सबसे हाई और सी का डाइवर्सिटी सबसे कम है। तो ये कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और क्या बताता है, तो ये इवननेस को भी बताता है। सो वी कैन से दैट कि सेकंड वन इज हियर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा कोई बेसिक सा लॉजिक आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर में तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करें और इन कुछ एक इंडेक्सेस को देखकर जाए। ये इतना टफ नहीं होता। एक्चुअली हम लोग क्या है कि पढ़ते नहीं है ना, तो लगता है कि बहुत टफ सा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं सिम्पसन इंडेक्स। एक्चुअली इनका कैलकुलेशन थोड़ा सा डीप में जाओ तो टफ है, पर अगर सुपरफिशियल कैलकुलेशंस पढ़ने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, तो विच इज वेरी इजी। ओके, तो इन शॉर्ट में बता दूं आपको, जो सिम्पसन इंडेक्स है वो है क्या, तो D इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ n बाय n, है ना। तो एक n क्या बताता है, ये n बाय n। तो n मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर लेते हैं कोई एक स्पीशीज की, और कैपिटल N क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। तो मतलब ये सम टोटल बताता है किसी एरिया का। तो मतलब किसी एक स्पीशीज का अगर आपको रिचनेस निकालना हो तो आप n बाय n के बिहाफ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सिम्पसन इंडेक्स को अगर आप रेसिप्रोकल लिख दो तो वो बन जाता है 1/d। तो जितनी हायर वैल्यू होगी उतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, जितनी लोअर वैल्यू होगी डाइवर्सिटी उतनी कम होगी। ठीक है। इसके बाद सिम्पसन का इवननेस का भी फॉर्मूला होता है। तो सिम्पसन इवननेस कैसे निकालते हैं, तो 1/d डिवाइड बाय s। तो s मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज और 1/d तो रेसिप्रोकल वैल्यू था ही। ठीक है। तो स्पीशीज की रिचनेस और स्पीशीज की इवननेस बेस्ड ये कुछ न्यूमेरिकल इक्वेशंस होती हैं, जिनको भी अगर आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बच जाएंगे। ओके, तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, अगर डिटेल लगेगा तो हम लोग क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल बिलो गिव्स द एवियन कम्युनिटी कंपोजिशन ऑफ 3 कम्युनिटी x, y and z। 3 कम्युनिटी है x, y और z, where 1 indicate the presence of species and 0 indicate the absence of species। जिसमें 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीशीज है और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिया है स्पीशीज, यहाँ क्या दिया है, स्पीशीज। ओके, तो इतनी स्पीशीज है, ये बता रहे हैं कि कम्युनिटी x में ये है पर y में नहीं है और z में भी इसकी प्रेजेंस है। ठीक है। पर्पल सनबर्ड x में है, x में नहीं है, y में भी नहीं है, लेकिन z में है। ठीक है। तो 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सेंस, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंस। ओके, अब आते हैं हम स्टेटमेंट पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटी। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर सिमिलरिटी बतानी है बिटवीन पेयर्स ऑफ कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटीज है पेयर्स में क्या सिमिलरिटी रखती है, मतलब ये कम्युनिटी एक दूसरे से कैसे रिलेशन रखती है, कितनी सिमिलरिटी रखती है, बेस्ड ऑन सोरेंस कोफिशिएंट। तो सोरेनसन कोफिशिएंट से आपको बताना है कि इन कम्युनिटीज में कितनी सिमिलरिटीज है। ओके, तो ये सीक्वेंस दिया है इन्होंने कि क्या सारी कम्युनिटी में
सिमिलरिटीज हैं, या कुछ कम्युनिटी में ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं, कुछ कम्युनिटी में कम इंडिविजुअल्स हैं, लाइक बस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको पता हो कि सोरेनसन कोएफिशिएंट क्या है। तो सबसे पहले सोरेनसन कोएफिशिएंट की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, कि सोरेनसन ने ऐसा बताया कि 2c डिवाइड बाय a प्लस b। यहाँ पर c क्या बताता है? तो c बताता है कॉमन स्पीशीज कितनी है, ठीक है, कॉमन स्पीशीज कितनी है। ए क्या बताएगा? एक कम्युनिटी, बी बताएगा दूसरी कम्युनिटी। तो दो कम्युनिटी के बीच में, दो कम्युनिटी का टोटल, और सी क्या बताता है? सी बताता है कि इन दोनों में कितनी कॉमन स्पीशीज है। फॉर एग्जाम्पल, एक कम्युनिटी की मैं बात कर लूं, सबसे पहले आपका एक्स और वाई कम्युनिटी के बीच में हमको निकालनी है सिमिलरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको पता हो कि एक्स में कितनी स्पीशीज है और वाई में कितनी स्पीशीज है, ठीक है। तो एक्स देखो, 1 2 3, कितनी है एक्स में? 3 स्पीशीज है। वाई में देख लेते हैं, 1 2 3 और 4, तो 3 + 4। और दोनों में कॉमन कितनी स्पीशीज है? तो देखो ये तो नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन है 1, और ये भी इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो हो गई 2, ठीक है। तो ये दोनों स्पीशीज कॉमन है, तो कितनी कॉमन हो गई? तो 2 × 2 हो गया आपका कॉमन, ओके। तो 2 + 2, 2 × 2 कितना हो गया? 4, और 3 + 4 कितना हो गया? 7। कैलकुलेट करें तो क्या वैल्यू आएगी? तो 0.57 अप्रोक्स। y और z कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं, तो सिमिलरली दोनों में कॉमन स्पीशीज बतानी और टोटल बतानी। तो देखो y में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज है? 1 2 3 और 4, तो 4 + 1 2 3 4 और 5, 4 + 5 = कितना हुआ? दोनों में कॉमन देख लो, तो ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो यहाँ पर भी कितनी कॉमन स्पीशीज है? 2। तो वैल्यू क्या हो गई? 4/9, विच इज अराउंड आई थिंक 0.44 वैल्यू होनी चाहिए इसकी, ठीक है। z और y का निकाल लें, z और y, ठीक है। तो z की वैल्यू देखो, 1 2 3 4 5, 5 प्लस x कितनी है? 1 2 3 3, और टोटल कॉमन कितनी? 4 ही होगी ना। दोनों में कॉमन देखो, ये 1 और ये 1, दो कॉमन स्पीशीज है, तो 2 × 2 4, तो 4 कितना हो गया? 9, 4/8, तो 4/8 हो गया आपका लगभग 0.50, ओके। जब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस पे। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? तो आई थिंक एक्स वाई की वैल्यू ज्यादा है, फिर जेड वाई, और फिर आपका वाई जेड आता है। तो एक्स वाई हायर देन वाई जेड देन एक्स जेड, है ना, वैल्यू के हिसाब से। कैसे? इसकी वैल्यू कितनी हो रही थी? 0.75, इसकी वैल्यू हो रही है आपकी वाई और जेड, अच्छा ये तो गलत हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 0.44, इसकी वैल्यू एक्स और जेड की वैल्यू कितनी हो रही है? 0.5, और इसकी वैल्यू कितनी हो रही थी? 0.57, तो इस हिसाब से ये तो गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, एक्स और वाई हायर है देन एक्स और जेड से। हाँ, तो ये एक्स और वाई ज्यादा है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 0.57। एक्स और जेड की वैल्यू कितनी है? 0.5, ठीक है। और वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 0.44, तो ये सबसे कम है। तो इस हिसाब से आपका सेकेंड आंसर जो है वो करेक्ट होता है। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, जरूरत ही नहीं है। जेड और वाई की वैल्यू कितनी है? तो जेड वाई की वैल्यू तो 0.44 सबसे कम है, और ये दिखा रहे हैं हाईएस्ट, तो ये तो गलत हो गया। ये बता रहे तीनों से बराबर है, तो देखो तीनों की वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते, लेकिन अगर हमको आइडिया है तो बिल्कुल इनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और ये अभी का क्वेश्चन है आपका 2025 का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा मेंटल एबिलिटीज और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अगर आप क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होता है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस पर जाएं, ओके। सोरेनसन इंडेक्स के बारे में क्या बताता है? सिमिलरिटी बिटवीन टू कम्युनिटीज। क्या फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है, सोरेनसन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 2c डिवाइड बाय a प्लस बी, ठीक है। तो ए क्या बताता है? दोनों में फैमिली में कौन कॉमन कम्युनिटी है,
ए क्या बताता है, कम्युनिटी ए, और बी बताता है कम्युनिटी बी के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लें कि अगर इसकी वैल्यू 1 आती है, CS की वैल्यू मतलब सोरेनसन इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 आती है, तो ये बताता है कि सारी कम्युनिटीज एग्जैक्टली सेम है और कंप्लीट सिमिलरिटी रखती हैं सारी कम्युनिटीज। ठीक है, CS की वैल्यू अगर 0 आती है तो मतलब बताता है कि हर स्पीशीज का अपना एक अलग कंपोजिशन है स्पीशीज का, और ये कम्युनिटीज बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी रेंज में आ सकती है, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ सकती है। अगर 0 है तो इसका मतलब है कि बहुत ही अलग अलग स्पीशीज है। 0 से बढ़ के जैसे 0.5 0.4 है तो मतलब थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज हो सकती हैं, और अगर 1 है तो मतलब मैक्सिमम सिमिलरिटी शो कर रही है कम्युनिटीज। ओके, so this is very helpful for you, and definitely practice the questions.